हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू स्टडी विद सुमिता। आज का हमारा टॉपिक है प्रदूषण, जिसमें मैंने फर्स्ट वीडियो इसका परसों अपलोड किया था। आज इसका सेकंड पार्ट है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा था आप उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने वायु प्रदूषण के बारे में बताया था। और आज आपका जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जो भी प्रदूषण बचे हैं वो सारे इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। और इस टॉपिक से जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से जो है क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आते हैं। और मैं आपको बता दूं एक बार फिर, जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको लूसेंट की 2024 की जो न्यू बुक है उससे आपको स्टडी करा रही हूँ। तो इससे जुड़े रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि मैं आपको पूरी लूसेंट कराऊंगी टॉपिक वाइज। जो भी इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक हैं जो आपके परीक्षा में आते हैं, मैं उनके बारे में चर्चा करती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ और आपको ये भी बताती हूँ कि कौन कौन से पेपर में आ चुके हैं और किन के आने की संभावना है। तो जुड़े रहिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो में। जल प्रदूषण, जो कि भारत में सर्वप्रथम 1983 में पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण का मामला सबसे सामने आया था। सबसे पहले पश्चिम बंगाल के 4 जिले मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तरी और दक्षिणी 24 परगना के भूमिगत जल में आर्सेनिक की मात्रा मानक स्तर से अधिक पाई गई थी। भारत के 7 राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर एवं छत्तीसगढ़ में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक प्रभावित है। दामोदर नदी झारखंड के खमार पाट से निकलकर हुगली नदी में मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा। दामोदर नदी झारखंड के कहाँ से निकलती है? खमार घाट से निकलकर किस नदी में मिलती है? तो अगर क्वेश्चन आ भी सकता है कि दामोदर नदी झारखंड के खमार पाट से निकलकर किस नदी में मिलती है, तो आप बताएंगे हुगली नदी में मिलती है। कोयला खदान और औद्योगिक क्षेत्रों से प्रभावित होने के कारण यह देश की अति प्रदूषित नदी बन गई है। ठीक है, गिरिडीह और दुर्गापुर के मध्य 300 किमी लंबे मार्ग में ये जैविक मरुस्थल होकर रह गई है। औद्योगिक मलबे में सबसे अधिक रासायनिक प्रदूषण जो है चमड़ा उद्योग से होता है। फ्लोरोराइड तत्व जल में अल्प मात्रा में, यानी कि थोड़ी मात्रा में उपलब्ध होता है, जो कि आपके मसूड़ों और दांतों को संरक्षण प्रदान करता है। अधिकांश पेयजल में विलयशील फ्लोरोराइड मिलाया जाता है ताकि इसकी सांद्रता जो है 1 ppm अथवा 1 mg/dm-3 हो जाए। फ्लोराइड आयरन दांतों में इनावेल, सतह में हाइड्रोक्सी इनावेल, जो आपके दांतों जो मसूड़े होते हैं ना उनको इनावेल कहा जाता है, तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट में फ्लोओएटाइट में परिवर्तित करके कड़ा कर देता है इसको। यद्यपि जल में फ्लोराइड आयनों में आपकी इसकी मात्रा अधिक होती है, सांद्रता दांतों के पूरे कर्बोहट को उत्पन्न करती है। इसका अत्यधिक जो है आपका साधारण फ्लूओरिस नामक रोग का कारण इसका बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, जो है वो मैं आपको मेन बता देती हूँ। जैसे कि बिहार के राज्य के आधे से अधिक जिलों के भूगर्भीय जल में फ्लोराइड एवं आयरन की मात्रा अत्यधिक होती है। ठीक है, जल में जब जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है तो इस घटना को सुपोषण या फिर यूट्रोफिकेशन भी कहते हैं। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। जल प्रदूषण को नियंत्रण करने के क्या क्या उपाय सरकार की तरफ से हुए हैं तो रोकने के, तो 1974 में जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को पारित किया गया था। ठीक है, इसको याद रखना, जिसे 1988 में संशोधित किया गया। इसमें कुछ परिवर्तन किए गए। इसके तहत केंद्रीय जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जल प्रदूषण के नियंत्रण और रोकथाम के हेतु कुछ दायित्व देने की प्रावधान किया गया। सबसे पहला केंद्रीय गंगा प्राधिकरण। ठीक है, इसका गठन 1985 में किया गया था, जिसे 1995 में नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया था। इस योजना के अंतर्गत 19 राज्यों के 121 शहरों में 40 नदियों के प्रदूषित भाग को शामिल किया गया था। इनको नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, फिर है मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण क्या है? मानव स्रोतों या फिर मानव जनित कारकों या दोनों से मृदा की गुणवत्ता में हेरास, यानी कि जो उसकी क्वालिटी है ना उसमें कमी होने को ही क्या कहते हैं? मृदा प्रदूषण कहते हैं। उर्वरक और अत्यधिक प्रयोग विभिन्न प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न करता है, जिससे मृदा, जल और वायु प्रदूषण इसमें प्रमुख होते हैं।
प्राकृतिक स्रोतों, यहाँ पर जो है अकार्बनिक जो है उर्वरक और कीटनाशक अवशेष, जो भी कीटनाशक अवशेष का मतलब जो भी खेतों वगैरह में कीटों को मारने के लिए जो दवाई का यूज किया जाता है, उस दवाई के कुछ अवशेष जो है मिट्टी में रह जाते हैं, ठीक है। तो वह मृदा के रासायनिक गुणों को जो है बदल देते हैं और भूमि के जीवों पर इसका विपरीत प्रभाव डालते हैं। तो इसमें कौन कौन से विपरीत प्रभाव में आपका बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग में आपके खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव, और इसमें ग्लोबल वार्मिंग में आपके वनों में कमी हो जाती है, रसायन द्वारा उर्वरता में ह्रास हो जाता है। जब हम खेतों में अच्छी फसल को उगाने के लिए जिन दवाइयों का रसायन का यूज करते हैं, उससे जो है मिट्टी की उर्वरता जो है वह कम हो जाती है, ठीक है। फसल की गुणवत्ता खराब हो जाती है। और फिर सूक्ष्म जीवों की खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव क्या पड़ता है, जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। बाढ़ सूखा में मृदा अपरदन हो जाता है, मृदा अम्लीकरण हो जाता है, पादपों के अंदर प्रदूषकों का प्रवेश हो जाता है। जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर जो प्रदूषक होते हैं वो प्रवेश कर लेते हैं। फिर राजस्व की हानि होती है। ये सारे प्रभाव पड़ते हैं। मृदा प्रदूषण से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, इसको याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक तो है एंथ्रेक्स, जो कि पशुओं में होता है, ये क्वेश्चन में आया भी है, इम्पोर्टेंट है, नोट रखिएगा। हुकवर्म, टेटनस और आंत्र ज्वर, दस्त, पेचिस और मैग्रेन, ये सारे रोग हैं। तो इसमें एंथ्रेक्स जो है वो पशुओं में होने वाला रोग है। इसके बाद में कार्बोप्यूरन, मोतल, पैराइथन और फॉरेट, ट्राइएजोफॉक्स आदि का इस्तेमाल पीड़कनाशी या फिर कीटनाशक के रूप में कृषि में किया जाता है। इन रसायनों का खाद्य पदार्थों में संचय होने से मानव की स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। खाने पीने की चीज़ों में इन सारे रसायनों का यूज़ किया जाता है, जैसे सब्जियों को जल्दी पकाने के लिए, जल्दी बड़ा करने के लिए, ठीक है। तो इन सब का यूज जो है हमारी जो ह्यूमन का जो स्वास्थ्य है, हम लोगों का जो स्वास्थ्य है उस पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी कारण जो है 9 अगस्त 2018 को अनुपम वर्मा समिति की सिफारिश के आधार पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और भारत सरकार ने 18 कीटनाशकों को भारत में प्रतिबंध कर दिया। ये याद रखिएगा कि भारत ने जो है कब प्रतिबंध किया था, 9 अगस्त 2018 को, ठीक है। किस समिति के द्वारा, अनुपम वर्मा समिति की सिफारिश के आधार पर। कितने कीटनाशक रसायन को बंद किया था, 18। वह कौन कौन से हैं, एक तो है बेनोमाइल, कार्बोलाइड, डाइजीनोन, फेनोरिमोल, पेंथियोन, लिनोन, मेथ्रोक्सी, ये सारे पूरे 18 दे रखे हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। लवणता की अधिकता वाली मृदा के सुधार के लिए वैज्ञानिकों के सुझाव के अनुसार जिप्सम और पाइराइट जैसे रासायनिक मृदा सुधारकों को भी प्रयोग में लाया गया था। चलिए बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण की। तो उच्च तीव्रता वाली ध्वनि अर्थात अवांछित शोर के कारण मानव वर्ग में उत्पन्न अशांति और बेचैनी की दशा को ही ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। देखिए, जब हम कोई म्यूजिक सुनते हैं, नॉर्मली अगर हम सुनते हैं तो जैसे कि हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, या फिर आप किसी कक्षा में गए, बच्चे बातें कर रहे हैं धीरे धीरे, चलिए कोई बात नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप देखें बहुत ही लाउड एकदम म्यूज़िक बज रहा है, ऐसा बज रहा है कहीं दूर बज रहा है, या बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो वो आपको जो है उससे गुस्सा आ रहा है और आपको जो है लग रहा है कि कैसे भी इसको चुप करा दे, तो वो क्या, आपको बेचैनी हो रही है, आपको अशांति हो रही है, इसको शांत करने के लिए आपकी इच्छा कर रही है, तो उसको क्या कहेंगे, उस दृश्य को ध्वनि प्रदूषण कहेंगे। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल इकाई के निर्धारित की गई है। ये पेपर में कई बार पूछी गई है। डेसिबल मापक जो है 0 से प्रारंभ होता है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ध्वनि की उच्चता का स्तर दिन में कितना बताया है, 45 dB, और रात्रि में 35 dB निश्चित किया है। तो ये पूरा ही पॉइंट आप नोट रखिएगा, ठीक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय निर्धारित ध्वनि तीव्रता 75 डेसिबल है, ठीक है। आवासीय क्षेत्र में स्वीकार्य मानक ध्वनि तीव्रता दिन में 55, आवासीय जहाँ पे लोग रहते हैं तो वहाँ पे मानक अगर बात करें तीव्रता की ध्वनि की तो 55 डेसिबल है दिन में, और 90 डेसिबल तीव्रता की ध्वनि त्वरण श्रवण शक्ति में ह्रास उत्पन्न करती है, ठीक है। फिर इसके बाद में बात करते हैं विशालकाय हरे पौधे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रोपित किए जाते हैं, क्योंकि उनमें ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता होती है, और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले ये हरे पौधे क्या कहलाते हैं, ग्रीन मफलर कहलाते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा कि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे क्या कहलाते हैं, ये क्वेश्चन में आ सकता है, तो इसको ग्रीन मफलर कहते हैं।
तेज ध्वनि के कारण नींद बाधित होती है। मेलाटोनिन के निर्माण में बाधा पहुंचती है, जिसकी कमी से शरीर का रोग प्रतिरोधक तंत्र जो है वह कमज़ोर हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर मानक ध्वनि का स्तर डेसिबल में दिया गया है। शांत क्षेत्र में दिन के समय 50 और रात में 40, आवासीय जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पे 55, दिन में रात में 45, वाणिज्य क्षेत्र में आपके 65 और रात में 55, औद्योगिक क्षेत्र में 75 और रात में आपके 70। जेट एयरक्राफ्ट के उतरने या उड़ान भरने के समय बहुत अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ये पॉइंट को भी याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब आता है रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो रेडियो सक्रिय पदार्थों के विकिरण से होने वाले प्रदूषणों को रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। इन पदार्थों से स्वतः रेडियोधर्मी विकिरण निकलता रहता है, जिसमें आपके थोरियम, यूरेनियम और आपके प्लूटोनियम भी होता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण मापन की इकाई रोंटगन है। ठीक है, इस लाइन को भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसे रैम भी कहा जाता है। 20 मिली रैम तक का विकिरण जीवधारियों को कोई विशेष क्षति नहीं पहुंचाता, और किंतु इससे अधिक का विकिरण जीवधारियों के लिए भी घातक होता है। विघटित होते हुए रेडियो सक्रिय नाभिक से उत्पन्न होने वाला विकिरण रेडियोधर्मी प्रदूषण का ही स्रोत है, और ये विकिरण जीवों के ऊतकों और अंगों की क्षति पहुंचाकर उसकी कार्य प्रणाली में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है। और विकिरण के प्रभाव से जीवों के जो है आनुवांशिक गुणों पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेर्नोबिल स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना हुई थी, जो कि मानवीय भूल के कारण घातक रेडियोधर्मी कण वातावरण में प्रविष्ट हो गए थे, जिसके कारण अनेक व्यक्ति हताहत हुए थे। रेडियोधर्मी प्रदूषण सभी जीवित प्राणी, चाहे वह मानव हो, पशु हो, पौधे हों, आनुवंशिक परिवर्तन भी ला सकता है। यानी कि आपको अगर कोई दिक्कत हुई है उसकी वजह से, तो आपके आगे वंश तक जो है दिक्कत होगी। ठीक है, यानी कि आपके वो ब्लड में इस तरीके से मिल जाएगा आपके अंदर, तो रक्त संचार में व्यवधान उत्पन्न करता है और अनेक प्रकार के कैंसर को भी उत्पन्न कर देता है। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः ऊष्मीय प्रदूषण का कारक है। 6 अगस्त 9 अगस्त को 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी अमेरिका ने परमाणु बम का विस्फोटक कर इन दोनों जापानी शहर को नष्ट कर दिया था। तो रेडियोधर्मी विकिरण के प्रभाव से जो है आपके इसके कारण ही हुआ था, और आगे तक जो है उन लोगों के जिनके अंदर वहाँ पे ये जो लोग थे वहाँ पर इस तरीके से अनेक बीमारियाँ सालों तक रोई थी, लोग विकलांग हो गए थे और उनके आनुवंशिक यानी कि उनके वंश पर भी प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। वीडियो का ये टॉपिक आज आपका ख़त्म हो गया। कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आऊँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक